प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने नदी के अपर्दन से संबंधित स्थलाकृतियों का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम नदी निक्षेप निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। अब आप इस मोबाइल स्क्रीन पर आपके पर देख रहे होंगे कि ये जो आपको दिख रहा है वो जलोढ़ पंख प्रकार की स्थलाकृति है, और इसके बाद ये जलोढ़ शंकु, और इसके बाद आप देखेंगे प्राकृतिक तटबंध, ये बाढ़ के मैदानों में बनता है। इसके बाद आप देखेंगे डेल्टा, और डेल्टा कई प्रकार के होते हैं। ये जो डेल्टा आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो इस समय, ये आपका चापाकार डेल्टा है, और इधर के बाद ये भी चापाकार डेल्टा है, ये गंगा नदी द्वारा निर्मित है। और ये भी चापाकार डेल्टा है, ये राइन नदी, ये जर्मनी की प्रमुख नदी है यूरोप में, और इसका भी ये डेल्टा चापाकार है। एक डेल्टा ये विशिष्ट प्रकार का है, और दुनिया में मिसिसिपी नदी को एक पंजाकार डेल्टा के रूप में जाना जाता है। तो डेल्टा, ये पंजाकार और चापाकार, इसके अतिरिक्त भी और कई प्रकार के डेल्टा होते हैं। तो इन सब का हम जो नदी द्वारा अपने साथ जो गाद अवसाद मलबा नदी परिवहन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसको जमाने के फलस्वरूप कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं, उनका इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्रिय छात्राओं, नदी अपने साथ अपर्दन से प्राप्त जो मलबा है, गाद है, और पत्थर, बोल्डर, कंकड़, बजरी पत्थर आदि हैं, उन सबको बहा करके यानी कि ट्रांसपोर्ट करके और ले जाती है। तो बहाना अथवा उसको कार्य को करना वो परिवहन कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन के बाद जहाँ कहीं नदी किसी अवरोध की वजह से और अपने बहाव में और कहीं बाधा की वजह से उन पदार्थों का जमाव करती है, और उससे निर्मित जो स्थलाकृति हैं वो निक्षेप जनित स्थलाकृतियाँ कहलाती हैं। तो सामान्यतः जो निक्षेप होते हैं वो केवल मैदानी क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि तराई जहाँ उद्गम क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर के और उसके मध्यवर्ती और अथवा हम कहें वृद्धावस्था, जहाँ नदी अपना डेल्टा बनाती है मैदानी क्षेत्रों से होते हुए, वहाँ तक स्थलाकृतियों का निर्माण करती हुई जाती है। अब हम देखेंगे कि जो नदी है वो पहले, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें जलोढ़ पंख का वीडियो देख रहे हैं, और जलोढ़ पंख में आप देखेंगे कि इस प्रकार का नदी और निक्षेप से निर्मित स्थलाकृति बनाती है जलोढ़ पंख। तो जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, इसके बाद बालू का पुलिन या बालू का तट, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान और डेल्टा, इस प्रकार से, और ये निक्षेप जनित स्थलाकृतियाँ हैं। तो जलोढ़ पंख पढ़ेंगे हम। तो जलोढ़ पंख जो है वो सरता द्वारा यानी कि नदी द्वारा रचनात्मक स्थल रूपों में बड़ी महत्वपूर्ण है। और जहाँ नदी की तरुणावस्था होता है या अंतिम तरुणावस्था की अंतिम अवस्था होती है और प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ होता है, सामान्यतः हम नदी का तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, तीन अवस्थाओं यानी जैसा कि व्यक्ति की अवस्थाएं होती हैं उसी अनुसार नदी की अवस्थाएं भी मानी जाती हैं। तो तरुणावस्था के अंतिम और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक चरण में और नदी जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। इसके फलस्वरूप जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से और उतरती है तो अपने साथ जो गाद मलबा लाती है, और उसके फलस्वरूप पहाड़ी एरिया की पर्वतीय क्षेत्रों में और जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। इस प्रकार के मैदानों में या जलोढ़ पंख की मैदानों में बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े होते हैं, और पर्वतीय ढाल के आधार पर पद के पास ये जमा होते जाते हैं कि जैसे पर्वत है और पर्वत शिखरों से जैसे ही नदियाँ निकलती हैं तो एक हिस्सा में ये सब जमा होते जाते हैं, जलोढ़ पंख। तो इस प्रकार हमें देखते हैं कि पर्वतों के जो पदें हैं वहाँ पर अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है, अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का जमाव होता जाता है, और इसके के फलस्वरूप और जलोढ़ पंख, ये पंखे के आकार के होते हैं, इसलिए इनको जलोढ़ पंख के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जलोढ़ पंख का जो महत्व है, तो जलोढ़ पंख सामान्यतः उपजाऊ मृदा वाला क्षेत्र होता है, और यहाँ पर तराई क्षेत्रों के उत्तर में और जो भामर क्षेत्र है उसके आसपास जो क्षेत्र है वो जलोढ़ पंख का होता है, और वहाँ पर जूट, चावल आदि की पैदावार ली जा सकती है उन क्षेत्रों में। तो इस प्रकार के जलोढ़ क्षेत्र हैं, जलोढ़ पंख के क्षेत्र हैं, वो भारी मात्रा में वनाच्छादित क्षेत्र होते हैं, और यहाँ पर मृदा में आर्द्रता बहुत अधिक मिलती है और सिंचाई की सुविधाएं पर्याप्त रूप से इन क्षेत्रों में रह सकती हैं।
इसके बाद हम जलोढ़ शंकु देखेंगे। जलोढ़ शंकु, ये आपका इमेज है जलोढ़ शंकु की आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो जलोढ़ शंकु में जो स्थल रूप है, जो जलोढ़ द्वारा निर्मित है, उसकी जो आकृति है वो शंकुनुमा बन जाती है कि पर्वतों से जब नदी निकलती है तो वो उसमें पानी की मात्रा में कमी होती है, तो वो फैलती नहीं है और बल्कि वो शंक्वाकार रूप में निर्माण उसका हो जाता है। इस प्रकार जलोढ़ शंकु बनते हैं और इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। इनमें जो पत्थर बोल्डर आदि हैं जो आप इस चित्र में देख भी रहे हैं वो नीचे, और इसके बाद बारीक जो कण हैं वो ऊपर की तरफ ऊपरी क्षेत्रों में बनते जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो स्थल रूप है वो है प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध आप देख रहे हैं इसमें, और ये नदी द्वारा निर्मित है। तो लीव्स बोलते हैं इनको अंग्रेजी में, लीवेज। और जब नदी किसी मैदानी क्षेत्र से होकर के बहती है, जैसे ये मानचित्र इस इमेज में आप देख रहे हैं, तो नदी अपने साथ जो गाद मलबा लाती है उसको अपने सहारे उनको इकट्ठा करती जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि नदी की ऊंचाई बढ़ती जाती है और सामान्यतः जो तटबंध है वो अपने आसपास के एरिया से ऊंचा उठा सा दिखता है। तो ये नदी की जो तटबंध हैं वो खुद ही नदी ने बनाए हैं, कोई कृत्रिम रूप से नहीं बने हैं। तो नदी ने अपने तटबंध इस ढंग से बना लिए हैं कि नदी उसके अंदर ही और समाहित होते हुए और आगे अपना रास्ता तय करती है। लेकिन कई बार ये होता है कि नदी में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं, तब ये तटबंध टूट जाते हैं और टूटने के फलस्वरूप आसपास के एरिया जलमग्न हो जाता है और बाढ़ की विवेशका ऐसे एरियाज़ को सहन करनी पड़ती है। ज़्यादातर मैदानी या मरुस्थलीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में इस प्रकार के ये तटबंध होते हैं जहाँ पर्याप्त मात्रा में नदी द्वारा और रेत अपने साथ लाई जाती है, और उस रेत को नदी अपने तटों के सारे और कालांतर में और जमा करती जाती है। इसके फलस्वरूप और तटबंधों का निर्माण होता है। अब इसके बाद हम एक विशिष्ट स्थल रूप है जो है डेल्टा। डेल्टा शब्द सामान्यतः हेरोडोटस नामक एक इतिहासकार ने दिया था, और वो नील नदी के किनारे जब उसने भूमध्य सागर के आसपास देखा था कि नील नदी गिरकर भूमध्य सागर में गिरती है, तो अपने साथ जो लाई गई गाद अवसाद है उसको जो बिछाती है वो इस प्रकार एक त्रिभुजाकार रूप में बिछा देती है, और तब उसने डेल्टा शब्द का उसके लिए इस्तेमाल किया। तभी से नदी द्वारा जो निर्मित मैदान होते हैं, जो समुद्र से पहले नदी बनाती है, समुद्र में गिरने से पहले, जिसको मुहाना भी बोलते हैं, उसको डेल्टा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। प्राय गणित में भी त्रिभुज के लिए डेल्टा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो डेल्टा एक नदी द्वारा किसी भी सागर अथवा महासागर में गिरने से पूर्व और बनाया जाता है, जिसमें जलोढ़ प्रकार की मृदा होती है और उस मृदा में नमी की मात्रा भारी मात्रा में होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में चावल, जूट आदि की फसल, नारियल आदि की फसल होती है। अब हम देखते हैं कुछ नदियों के जो डेल्टा हैं, उनमें गंगा नदी का डेल्टा, इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि जो नदी है वो राइन नदी और के डेल्टा हैं वो प्राय चापाकार प्रकार के ही हैं। तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो पक्षी के पंजे की तरह हैं, बर्ड फुट डेल्टा हैं। तो इस प्रकार अब आप देखिए जो डेल्टा के निर्माण के लिए जो आवश्यक दशा हैं, उनमें निक्षेप के लिए उचित स्थान होना आवश्यक है डेल्टा के निर्माण के लिए, और इसके अतिरिक्त नदी का आकार तथा आयतन अधिक होना चाहिए, उसका मार्ग लंबा हो, और ताकि वो पर्याप्त मात्रा में अपने साथ गाद मलबा अवसाद ला सके और उसका निक्षेप कर सके। तो जिस सागर में नदी गिरती है वहाँ पर सागरीय लहरों का वेग कम होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति होगी कि नदी द्वारा और निर्मित मैदान है, उसके पास यदि तरंगों या सागरीय तरंगों की आवक अधिक रहेगी तो नदी के द्वारा निर्मित जलोढ़ क्षेत्र को और वो तरंगें बहाकर ले जाएंगी। ऐसी स्थिति में डेल्टा नहीं बन पाता है, जैसा कि हम देखते हैं अरब सागर में, और डेल्टा ना बन करके और ज्वार नदमुख ऐश्वरी बनती हैं। उसके पीछे कारण है कि नदी के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है वो सागरीय तरंगें उसको बहाकर ले जाती हैं, फलस्वरूप डेल्टा नहीं बन पाता है। तो डेल्टा का यदि हम वर्गीकरण करें तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि चापाकार प्रकार का अथवा बर्ड फुट
प्रकार का जो डेल्टा होते हैं, तो हम चापाकार डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि गंगा नदी का, नील नदी का और राइन नदी का जो डेल्टा है वो चापाकार प्रकार के डेल्टा हैं। यानी कि जैसे कि हम प्रकार से चाप खींच देते हैं, इस प्रकार वैसे ही चापाकार डेल्टा है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये माना कि चाप खींच दी है, तो ये चापाकार डेल्टा हो गया। अब इसमें देखेंगे कि कुछ क्या विशेषताएं चापाकार डेल्टा की होती हैं, कि इसका जो विस्तार है वो मध्य में सर्वाधिक होता है। जैसे इसे में देखिए, सर्वाधिक विस्तार इसका मध्य में ही है। ये वृत्त के चाप या धनुष के समान होता है, इसलिए इसको चापाकार डेल्टा को बोलते हैं। और चापाकार डेल्टा का निर्माण उस समय होता है जब कि नदी की मुख्य धारा द्वारा पदार्थों का निक्षेप बीच में अधिक हो। अभी मैंने बताया बीच में अधिक हो, इसका मतलब मध्य में जो इसका गाद अवसाद है वो मलबा अधिक जमने जाने से इसका विस्तार अधिक हो जाता है। चापाकार डेल्टा की लंबाई बीच में सर्वाधिक होती है तथा किनारे की ओर कम होती जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम इधर उद्गम की तरफ बढ़ते हैं, नदी के उद्गम की तरफ, तो वैसे वैसे निक्षेप की मात्रा में कमी आती है, और जैसे जैसे हम और मुहाने की तरफ बढ़ते हैं, निक्षेप की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार के जो डेल्टा है वो नील नदी का डेल्टा ही है। और चापाकार डेल्टा का निर्माण बड़े कणों वाले पदार्थों से होता है, जिसमें बजरी, रेत, सिल्ट की अधिकता होती है। सामान्यतः नदी पहले अपने साथ जो लाए गए गाद अवसाद हैं उनमें जो मोटे पत्थर कंकड़ हैं उनको पहले जमाती है, और धीरे धीरे और जो रेत है, चीका मृदा है, मृतका क्ले है, उसको आगे ले जाती है। तो इस प्रकार इन शाखाओं, और फिर इसके अतिरिक्त आप इसे डेल्टा में भी देख रहे होंगे कि शाखाएं नदी की, जैसे इसे नील नदी में आप देखेंगे तो नील नदी की ये शाखाएं, जहाँ पर नील नदी विभिन्न भागों में छोटी छोटी शाखाओं में वितरित हो जाती है, और उन शाखाओं के मध्य में और जलोढ़ मृदा का या निक्षेप हो जाता है, जमाव हो जाता है। इस प्रकार ये नील नदी का डेल्टा बनता है। तो इस प्रकार नदी एक गुम्फित प्रकार की नदी बन जाती है, और एक बड़े विस्तार लिए हुए क्षेत्र में, और उसका जो क्षेत्र होता है। नील नदी का जो डेल्टा है उसके शीर्ष तक 320 किलोमीटर की लंबाई में सागर में विस्तृत है। यानी नदी का जो डेल्टा है वो केवल तटवर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहता है, वो नदी के अंदर भी प्रवेश कर जाता है, समा जाता है, क्योंकि वो गाद अवसाद के द्वारा जो गाद अवसाद जो नदी के द्वारा लाया गया है वो केवल वहीं तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि आगे समुद्र में भी प्रवेश कर जाता है। इसके बाद हम देखें ये दूसरे प्रकार का डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये मिसिसिपी जो नदी है वो पंजाकार डेल्टा के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। मिसिसिपी नदी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मिसिसिपी और मिसौरी नदी। मिसौरी इसकी सहायक नदी है, तो मिसिसिपी नदी की ये विशेषता है, आप इसमें मानचित्र में देख रहे हैं कि देखिए इस प्रकार मानो कि पक्षी का पंजा है, पक्षी के पंजे की तरह इसकी विभिन्न शाखाएं समुद्र में गिरने से पूर्व बट जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है, चूना अधिक होता है। इस वजह से जिन शाखाओं में और नदी का पानी बढ़ता है वो धीरे धीरे वो चूना जम जाता है, और वो शाखाएं लंबे समय तक के लिए स्थिर हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे उनके बीच में और मलबा जमता जाता है, और इस प्रकार विभिन्न शाखाएं में बढ़ जाने के फलस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई पक्षी का पंजा है। तो पक्षी के पंजे के रूप में और ये डेल्टा जाना जाता है। इसके अतिरिक्त जो कि मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था, ज्वार नदमुख डेल्टा, जिसको एस्चुरी भी बोलते हैं, एस्चुरी डेल्टा, ये जैसा कि अभी मैंने बताया था कि नदियों के द्वारा एक तो बाढ़ अपने साथ गाद मलबा कम लाया जाता है, और गाद मलबा जो लाया गया है उसको और सागरीय तरंगों के द्वारा बहा लिया जाता है। इसके कारण वो गाद मलबा इकट्ठा नहीं हो पाता है, और नदी फिर उस समय ऐसा लगता है कि मानो कि समुद्र में ही गिर रही है, तो उसको ज्वार नदमुख डेल्टा कहते हैं। भारत में इस प्रकार के जो डेल्टा हैं वो नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा बनाए जाते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती एक पर्वतीय पठारी क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो अपने साथ कम मात्रा में अवसाद लिए चलती है, और जैसे वो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में तीव्र गति से गिरती है, वो ढाल अधिक है, और फलस्वरूप इसके तरंगों के द्वारा वो अल्प मात्रा में लाया गया गाद मलबा है वो बहा लिया जाता है, फलस्वरूप और डेल्टा नहीं बन पाता है। इसके बाद रुंडित डेल्टा, तो नदी द्वारा निर्मित डेल्टा के आकार आदि में सागरीय लहरें जो हैं वो परिवर्तन करती रहती हैं,
तो इस प्रकार कभी कभी ये लहरें डेल्टा को काट छाँट कर उसे बहा ले जाती हैं। तो इसके बाद तरंगों के द्वारा जो डेल्टा थोड़ा बहुत मात्रा में बना है उसको तरंगों द्वारा काट छाँट लिया गया है, फलस्वरूप कटा फटा डेल्टा ही बन पाता है। इसलिए इसको रुंडित या भग्नाकार डेल्टा बोलते हैं। इसके बाद हम अन्य डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें वर्धमान डेल्टा, पालयुक्त डेल्टा और अवरोधित डेल्टा, परित्यक्त डेल्टा। ये आप देखिए, परित्यक्त डेल्टा पढ़ेंगे हम। परित्यक्त जो डेल्टा है, परित्यक्त डेल्टा, और ये यानी कि जब पहले नदी कोई डेल्टा बना रही है, लेकिन अब इस नदी ने ये एरिया या ये दिशा छोड़ दी है और दूसरी दिशा की तरफ अन्य डेल्टा बना लिया है, यानी कि पहले डेल्टा को छोड़कर अन्य डेल्टा का निर्माण करती है, तो पहले वाला जो डेल्टा है वो माना जाता है कि उसको छोड़ दिया है, परित्यक्त, त्याग दिया है। अब पहले पूर्व में ये डेल्टा था, अब नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है और डेल्टा यहाँ बनाती है। तो ये जो डेल्टा है पुराना वाला, ये जो पिछला जो डेल्टा उसने बनाया है, ये परित्यक्त डेल्टा कहलाएगा। यानी इसको पूर्व में बनाया गया था लेकिन वर्तमान में इसको छोड़ दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न नदियों के द्वारा उनकी ये विशेषता है कि वो किस प्रकार वो अपर्दन करें, अपर्दन के फलस्वरूप कौन सा गाद, मलबा, अवसाद वो लाएं और उसको किस प्रकार जमाएं, फलस्वरूप उसके ही और डेल्टा का निर्माण होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने और नदी द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ थीं और विशेष रूप से निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, उनके बारे में अध्ययन किया। और अगली वीडियो में एक नई और अपर्दनात्मक कारक, चाहे वो भूमिगत पानी हो अथवा सागरीय तरंगें हों अथवा पवन हो, उसके साथ आपके लिए एक नया मैटर लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।